तो स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमारा एंट्रोपी का सेकंड नंबर लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब आप आइडियल गैस को रिवर्सिबली ट्रांसफॉर्म करते हो, मतलब आइडियल गैस का रिवर्सिबली टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हो, उस टाइम एंट्रोपी में क्या बदलाव आता है, एंट्रोपी चेंज किस तरीके से आप वहां पर फाइंड आउट करते हो, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। फिर हमने वहां पर यह भी देखा रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और वहां पर हम लोगों ने ट्रॉटन्स रूल का भी रोल देखा था। ठीक है, आज हम उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम एक बार तो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए सबसे पहले तो जब मैं यहां पर कल मैं आपको बता चुका था लास्ट लेक्चर में कि रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन और इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जैसे हम सॉलिड से कहां जा रहे होते हैं। पहला केस हमारे पास मेल्टिंग का होता है। अगर मैं मेल्टिंग की चर्चा कर लूं तो मेल्टिंग होता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेकंड हमारे पास आप मान लीजिए कि वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या होता है, सब्लिमेशन कह सकते हैं, सब्लिमेशन। ये हमारे पास होती हैं चीजें, और मैं मान लेता हूं सारे के सारे क्या हैं, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अब मेल्टिंग में क्या हो रहा होगा, सॉलिड कहीं ना कहीं कहां जा रहा होगा, लिक्विड में। वेपराइजेशन में लिक्विड कहां जा रहा होगा जी, आपका वेपर में जा रहा होगा। और सब्लिमेशन में सॉलिड कहां कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है, ये तो मुझे शायद बताने की नीड ही नहीं है, हम 11वीं 12वीं में पढ़ चुके थे इस चीज को। अब यहां पर आगे क्या कहानी है, देखो इसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सही है भैया। और इसको कहते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर द सब्लिमेशन, एंथैल्पी चेंज फॉर द सब्लिमेशन। फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, सब्लिमेशन है। उल्टे को क्या बोलते हैं, उल्टे को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। उल्टे को क्या बोलते हैं, यहां पर उल्टे को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहा जाता है। उल्टे को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। और इसको क्या कहा जाता है, डिपोजिशन आई थिंक कहा जाता है। एग्जैक्ट वर्ड तो शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसके उल्टे को डिपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात नहीं कर रहे जब सॉलिड से लिक्विड जा रहे होगे तो 100% ये पॉजिटिव रहा होगा, कुछ ना कुछ हीट आपको देनी पड़ेगी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी यहां पर पॉजिटिव होगा, और यहां पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रिवर्स हो जाएगा तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। बोलो हाँ के ना। दूसरा भाई मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं डेल्टा एस क्या होगा, यहां पर डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि टेम्परेचर पॉजिटिव होगा, ऊपर भी पॉजिटिव होगा। और डेल्टा एस क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से क्या लिखूंगा भैया, लिक्विड की एंट्रोपी बड़ी रहेगी किससे, सॉलिड की एंट्रोपी से। बोलो जी, लिख सकता हूं, देख लो ना एक बार। इसी तरीके से भाई तू इसको भी देख सकता है, देख एक बार इधर कितना अच्छा लग रहा है ये वेपराइजेशन। यहां पर क्या लिख देगा तू, यहां पर तू लिख देगा इस तरीके से, यहां पर लिखेगा एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन। ये कहानी किसकी चल रही है मेरे भाई, मेरे भाई ये कहानी चल रही है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। और मैं यहां से आपको एक रिलेशन बस प्रूव करना चाहता हूं, बाकी ये सब बातें आपको पता हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं, सब आप जानते हो। बस मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूं यहां से। अब ये क्या होगा, यहां पर ये होगा एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या भैया, वेपर की एंट्रोपी तो बहुत ज्यादा होगी किससे, लिक्विड से। हालांकि बहुत ज्यादा ही होती है, आपको शायद पता चल जाएगा कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी होती है, डिफरेंस बहुत बड़ा आता है। ठीक है, ये आपको स्लोप से भी पता चल जाता है। जब आप प्रेशर टेम्परेचर का स्लोप बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, वहां पर स्लोप देखते हो, वहां से भी पता लग जाएगा। ये मैं बताऊंगा कब, एक क्लास के बाद, जब मैं आपको क्लैसिस क्लेपेरॉन इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा। यहां देखिए सब्लिमेशन के दौरान गजब हो जाता है, गजब हो जाता है। एंट्रोपी चेंज फॉर सब्लिमेशन, ओ माय गॉड, यहां पर तो बहुत ही खतरनाक घटना घटने लग जाती है। सब्लिमेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ये भयंकर डिफरेंस होता है इसमें। ये एंथैल्पी चेंज फॉर सब्लिमेशन तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। जब ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होता तो वो तो बहुत डिफरेंस आएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, एंट्रोपी ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। तो मैं इन तीनों को यूज करता हुआ क्या बोल सकता हूं जी, इसको यूज कर लूंगा, इसको यूज कर लूंगा,
और इसको भी यूज कर लूंगा और क्या कह दूंगा, दिस इंप्लाइज, लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है वेपर की एंट्रोपी बहुत बड़ी, फिर लिक्विड की, और फिर किसकी भैया, सॉलिड की। एक्चुअल में ये ट्रेंड रहेगा। ये ट्रेंड अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम आगे मूव करते हैं, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाली चीज प्रूव करने के लिए मैंने सारी राम कहानी आपको बताई है। आई होप आपको क्लियरली चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम बात करेंगे इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। जी हां, इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। एंट्रोपी चेंज फॉर एंट्रोपी चेंज, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये गेट और जैम के लिए स्पेशलिस्ट है। गेट एंड जैम दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये वाला जो टॉपिक है। ठीक है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इनके लिए स्पेसिफिकली टारगेट करना होगा, इनको स्पेसिफिकली ज्यादा ध्यान देना होगा इस टॉपिक के ऊपर। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज फॉर इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंट्रोपी चेंज किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, वो हमें यहां से देखना है। देखिए, किसी भी इररिवर्सिबल प्रोसेस को जब मैं बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्सिबल स्टेप्स में ब्रेक कर लेता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उन हर स्टेप की एंट्रोपी को जोड़ सकता हूं, टोटल एंट्रोपी का चेंज निकाल सकता हूं। क्योंकि एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक आपकी स्टेट फंक्शन है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड उसकी वैल्यू नहीं करती है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, एज एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, एज एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। सो टू फाइंड डेल्टा एस for irreversible phase transformation, we can break, for irreversible phase transformation we can break irreversible phase transformation into a इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे, बहुत सारे इनटू ए नंबर ऑफ रिवर्सिबल स्टेप्स, इनटू ए नंबर ऑफ रिवर्सिबल स्टेप्स, एंड देन एडिंग एंट्रोपी चेंज correspond to each individual reversible step, ये क्या कहना चाहता है भैया, ये कहना चाह रहा है जब आप इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की एंट्रोपी का चेंज निकालोगे प्रोसेस में, तो आपको क्या करना होगा, उस पूरी प्रोसेस को बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना होगा। और जब आप उस पूरी प्रोसेस को बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करेंगे तो आप क्या निकाल पाएंगे, तो आप एंट्रोपी का चेंज जो है वो निकाल पाएंगे। जब आप हर छोटे स्टेप की एंट्रोपी को क्या कर देंगे, एंट्रोपी चेंज को ऐड कर देंगे, तो आप टोटल एंट्रोपी चेंज वहां से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल लेते हैं भाई, यहां पर एग्जांपल से ही चीजें क्लियर होंगी, आपको समझ में भी आएगा। फिर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर शायद आपको नीड नहीं पड़ेगी उसके बाद। देखिए एग्जांपल, जैसे मैं लेता हूं H2O, यहां पर क्या भाई 1 atm प्रेशर है, सही है। और यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपका होगा 298 केल्विन लिख देता हूं, और यहां पर आपका कह देता हूं लिक्विड स्टेट में होगा। ये कहां जा रहा है आपका, ये आपका जा रहा है H2O, और यहां पर 1 atm है, और ये जाएगा 500 केल्विन,
और यहां पर किस में जाएगा, वेपर फेज में जाएगा। भाई पहले तो दिखाई दे रहा है, ये अगर लिक्विड से वेपर जा रहा होता और 373 केल्विन पर जा रहा होता तो मैं रिवर्सिबल कह देता, बट अभी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कैसा है, ये इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कैसा है भाई, ये प्योरली एक इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है। अब ये प्योरली इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको ब्रेक कर लूंगा। किसमें, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में मैं इसे ब्रेक करने वाला हूं। ठीक है, ये प्योरली क्या है, इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा कि हमें दिखाई दे भी रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लूंगा और फिर हर स्टेप की एंट्रोपी को जो है वो ऐड ऑन कर दूंगा। जैसे मान लेते हैं यहां पर टोटल एंट्रोपी का चेंज कितना होगा, डेल्टा S1 होगा, डेल्टा एस टोटल होगा, डेल्टा ST। सही है भाई, ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर इसको एक स्टेप नीचे लेकर आता हूं और मैं यहां पर कन्वर्ट करता हूं सबसे पहले H2O, यहां पर 1 ATM। सही है, उसके बाद यहां पर क्या, 298 केल्विन, 298 केल्विन से कहां जाऊंगा, 373 केल्विन जाऊंगा। कहां, 373 केल्विन जाऊंगा और लिक्विड ही रहूंगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में कहां जाऊंगा, अगले स्टेप में मैं जाऊंगा यहां पर H2O, यहां पर 1 ATM है और यहां पर और क्या है, 373 के ऊपर ही कन्वर्जन होगा और यहां पर ये क्या होगा आपका, लिक्विड से कहां चला जाएगा, वेपर चला जाएगा भाई। और इसके बाद कहां पर जाऊंगा, इसके बाद मैं जाऊंगा भाई यहां पर, इसके बाद मैं जाऊंगा यहां पर। अब लेट अस सपोज यहां से यहां आते हुए एंट्रोपी का चेंज कितना हुआ, डेल्टा S1, यहां से यहां आते हुए कितना हुआ, डेल्टा S2, और यहां से यहां आते हुए कितना हुआ, डेल्टा S3। तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कितना आ जाएगा, जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो आ जाएगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 और प्लस डेल्टा S3 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। जब स्टेट फंक्शन है तो इस स्टेट में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी वाटर के एंट्रोपी की, यहां पर भी वाटर की एंट्रोपी की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, बट ये वाली वैल्यू, ये स्टेट अटेन कैसे हो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। आप चाहे ऐसे घूम के आ जाओ, आप चाहे वहां से आ जाओ, आपको दिल्ली से मुंबई जाना, कलकत्ता होते चले जाओ, जयपुर होते हुए चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में से मुंबई, मुंबई आपकी मीटिंग, आपको टाइम पर पहुंचना, बात खत्म, खत्म होगी कहानी। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये आपकी स्टेट फंक्शन है, इस वजह से ऐसा किया जा सकता है, इस वजह से ऐसा किया जा सकता है। थोड़ा सा और डीप में जानने की कोशिश करते हैं इसी चीज को, यहां तक क्लियर होगा आपको। देखो भाई, मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल दिया था, हम यहां पर इस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। H2O पानी 1 ATM है, 298 रूम टेम्परेचर पर है बेचारा, लिक्विड में है और कहां जा रहा है बेचारा, जगह ही नहीं इसके पास तो जाने की, कहीं भी चला जाएगा भटकता भटकता 500 केल्विन और यहां पर क्या, वेपर। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, देखो पहला स्टेप, पहले स्टेप 1 की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1 में देखिए भाई क्या होगा। स्टेप 1 में आप देखेंगे H2O 1 ATM और यहां पर क्या होगा, 298 केल्विन और ये लीटर कहां जा रहा है भैया, H2O यहां पर 1 ATM होगा और ये आपका 373 केल्विन होगा और यहां पर क्या होगा, आपका लिक्विड में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये एक रिवर्सिबल स्टेप है मेरे भाई, आपको माननी पड़ेगी, एक रिवर्सिबल स्टेप है। क्यों मानना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है भाई रिवर्सिबल स्टेप है। देखिए अब यहां पर क्या होगा, अरे भाई यहां पर क्या होगा, अगर मुझे इसकी एंट्रोपी निकालनी है, डेल्टा S1 क्या आएगा भाई पहले स्टेप के लिए, यहां पर आ जाएगा NCP, या फिर M लिख लीजिए, N लिख लीजिए, क्योंकि वाटर है तो मास में भी हो सकता है और मोल्स में भी हो सकता है। NCP ln T2/T1 यहां से आ जाएगा भाई, क्योंकि केवल टेम्परेचर ही तो बदल रहा है। रिवर्सिबली वाटर को ट्रांसफॉर्म करवाया किसमें, 373 केल्विन तक लेकर चले गए रिवर्सिबली। और इसी के साथ साथ यहां पर क्या लिखा जा सकता है, यहां पर इंटरनल एनर्जी का चेंज भी लिखा जा सकता है, बल्कि यहां पर सबसे पहले एंथैल्पी का चेंज लिखूंगा। एंथैल्पी का चेंज क्या होगा भाई, डेल्टा H बराबर NCP और यहां पर क्या होगा, T2 - T1। ध्यान रहे Cp किसका, Cp लिक्विड स्टेट का, Cp किसका, वाटर की लिक्विड स्टेट का Cp यहां पर क्या होगा, यूज होगा। और अगर
यहां पर इंटरनल एनर्जी में बदलाव निकालना है, वो भी निकाला जा सकता है। जरा देख इधर एक बार, NCV, CV किसका, लिक्विड का, T2 माइनस T1। और मोस्ट ऑफ द केसेस में नोट कर लेना, लिख लेना कहीं साइड में कोने में कॉपी में लिख लेना, अगर अलग अलग हीट कैपेसिटी लिक्विड की दे देता है CP और CV तो ठीक है, और जब नहीं देता है तो इन जनरल CP और CV सॉलिड लिक्विड के केस में बराबर ही होते हैं। चाहे आप लिक्विड वाटर की बात करें, चाहे आप सॉलिड वाटर की बात करें, CP और CV लगभग लगभग बराबर ही मिलेंगे। अगर अलग अलग दिए हुए हैं तो वैल्यूज पुट कर देना, अगर नहीं दिए हुए हैं तो आपको अगर CP दिया है तो उसी को उठाकर कहां पुट कर दोगे आप, CV की फॉर्म में पुट कर दोगे। आई बात समझ में, ये कहीं ना कहीं नोट कर लेना साइड में बात। नेक्स्ट दूसरे स्टेप की चर्चा कर देते हैं, दूसरा स्टेप नंबर 2। अब यहां पर फेज ट्रांसफॉर्म होगी, H2O वहां पहुंच चुके हो आप, 1 atm है, 373 केल्विन है, लिक्विड है। नाउ कहां जा रहा है, H2O 1 atm है, 373 केल्विन है, और वेपर में कन्वर्ट हो गया ये। और अगर ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो भाई एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन तो दिया ही हुआ होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर सीधा क्या निकालेंगे आप, देखो नॉर्मल टेम्परेचर के और प्रेशर के ऊपर फेज चेंज हो रहा है, रिवर्सिबल है, तो डेल्टा S2 सिंपली क्या होगा ये सिंपली आपका होगा यहां पर डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर, क्वेश्चन में गिवन होगा ये। और डेल्टा H2 क्या होगा भाई, ये तो गिवन ही होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन ही होगा, सही है। उसके बाद डेल्टा U क्या होगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT होता है, बोलो हाँ या ना। देखो भैया लिक्विड से 1 मोल वाटर का लिक्विड से कहां जा रहा है, वेपर में जा रहा है, तो डेल्टा Ng क्या होगा यहां पर डेल्टा Ng आपका होगा 1 माइनस 0 बराबर 1, ठीक है। ये आपका 2 है और ये आपका 2 है। डेल्टा U2 क्या होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन माइनस RT। आप यहां से क्या निकाल पाएंगे, डेल्टा U2 भी फाइंड आउट कर पाएंगे, आप यहां से डेल्टा U2 भी जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो डेल्टा S2 निकाल दिया, H2 निकाल दिया और डेल्टा U2 भी निकाल दिया। हम तो केवल एंट्रोपी चेंज निकालने लग चले थे, हमने तो एंथैल्पी का भी निकाल दिया और इंटरनल एनर्जी का भी निकाल दिया। लेकिन मंजिल अभी दूर है, मंजिल अभी थोड़ी सी दूर है। जब मंजिल हमारी थोड़ी सी दूर दिखाई दे रही है तो अभी मंजिल पर पहुंचने के लिए आखिरी पड़ाव चलना पड़ेगा, आखिरी चाल चलनी पड़ेगी। चल देते हैं जी चाल। यहां पर क्या होगा, H2O 1 atm 373 केल्विन और ये आपका वेपर। अब कुछ नहीं, केवल टेम्परेचर बदलना है, कहानी खत्म हो गई। इसकी कहानी खत्म हो गई भैया, इसकी कहानी खत्म हो गई, 500 केल्विन और यहां पर क्या होगा, वेपर होगा। यहां पर क्या होगा, वेपर होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे डेल्टा S3 बराबर NCP, NCP CP और यहां पर किसका, वेपर की हीट कैपेसिटी, वेपर की हीट कैपेसिटी, और यहां पर आ जाएगा ln T2 बाय T1। अब ये T2 है और ये T1 है। डेल्टा H3 बराबर क्या होगा, NCP। हालांकि इन जनरल N लगाने की जरूरत होती नहीं, 1 मोल की ही बात करता है, तो N आप हर जगह से रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NCP और यहां पर क्या होगा, 500 माइनस 373, बड़ा सिंपल है। और यहां पर CP किसका, वेपर का यूज होगा। उसके बाद डेल्टा U3 क्या होगा, NCV वेपर का और 500 माइनस 373। और ध्यान रहे अब यहां पर ये वेपर फेज में जा चुका है और वेपर फेज में जो CP ऑफ वेपर है वो कभी भी बराबर नहीं होता CV ऑफ वेपर के। हालांकि लिक्विड और सॉलिड फेज में ऐसा हो सकता था, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगर टोटल एंट्रोपी का चेंज आपको फाइंड आउट करना है
तो आप बड़े मजे से टोटल एंट्रोपी का चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से आप निकालोगे डेल्टा एस बराबर डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा S3 निकाल देंगे। डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। डेल्टा U बराबर डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3। बताइए भाई, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। कोई डाउट आपको यहां तक रहना ही नहीं चाहिए, कोई डाउट बचेगा ही नहीं। अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए भाई, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देता हूं, इससे जुड़े हुए सवाल आपको मैं करवा ही दूंगा। वैसे भी एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूं, ठीक है? तो आप क्वेश्चन करेंगे ये वाला, इसमें आपको सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर इतना लंबा क्वेश्चन आपसे शायद नहीं पूछेगा CSIR नेट में, बट IIT गेट जैम में कैलकुलेटर होता है तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक प्रोसेस दी गई है H2O, ठीक है, 1 ATM के ऊपर है और यहाँ पर 298 केल्विन के ऊपर है और लिक्विड फेज में है। ये आपका जा रहा है H2O, यहाँ पर 1 ATM है और यहाँ पर आपका क्या है भाई 523 केल्विन है और ये आपका जा रहा है वेपर, ठीक है। आपको बोल रहा है कि भैया इफ Cp फॉर लिक्विड इज इक्वल टू, लिक्विड का Cp है 36 जूल पर केल्विन पर मोल और वेपर का Cp आपको दिया गया है 35। देखो लगभग लगभग बराबर ही है, मैं कह रहा था ना लगभग लगभग बराबर ही आएगा। वेपर का Cp, दोनों Cp दिए हुए, Cv नहीं दिया हुआ। जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। और जो एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन है, एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन है, वो दिया है 40.7 किलो जूल पर मोल। 40.7 किलो जूल पर मोल। आपको बताना है फाइंड डेल्टा S, डेल्टा H एंड डेल्टा U। ये आपको क्या करने हैं भाई, फाइंड आउट करने हैं। एक क्वेश्चन में सारी चीजें हो जाएंगी और मैं आपको आपके साथ साथ यहां पर सोल्व करके दिखाता हूं, तो आई थिंक आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना, और आपको समझ में भी आ जाएगा। और मैं भी सोल्व करता हूं, आप भी सोल्व करिए, देखते हैं क्या कहानी यहां पर बनती है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं जी इसका। देखो मजेदार है, एक सवाल में सारे सवाल हो जाएंगे आपके। जैसा कि मैंने बताया, आपको यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये किसका केस है, दिस इज द केस फॉर इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये इररिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का केस है तो यहां पर क्या करना होगा, बहुत सारे रिवर्सिबल स्टेप्स में इसको आपको ब्रेक करना होगा। अब जरूरी नहीं कि यहां पर हमेशा वाटर ही देगा, मैं वाटर का केस लेकर चल रहा हूं। अगर बेंजीन यहां पर देगा तो फिर आपको टेम्परेचर यहां पर जो वेपराइजेशन का वो 80 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से करना है। वाटर के लिए 373 केल्विन करना है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है, वाटर का कुछ और होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है भाई। देखो भाई यहां पर बात करते हैं H2O। पहला स्टेप क्या होगा, H2O आप कहां जाएंगे, 1 ATM पर आप हैं, 298 केल्विन पर आप हैं और आप लिक्विड की स्टेट में भी हैं। आप लिक्विड में ही रहेंगे, लेकिन क्या कन्वर्जन होगा, H2O 1 ATM होगा और 373 केल्विन होगा और आप लिक्विड में ही रहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहां से क्या निकालेंगे, डेल्टा S1 क्या होगा, यहां पर होगा Cp ऑफ लिक्विड ln T2/T1। n जानबूझकर नहीं लगाया क्योंकि एक मोल की ही बात हो रही है और एक मोल का ही आपको आंसर निकालना है। तो डेल्टा S1 निकलेगा भाई, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। Cp ऑफ लिक्विड, Cp लिक्विड का कितना 36 है, 36 ln कितना होगा 373 डिवाइड बाय 298। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला, तो ये तो क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब डेल्टा H1 निकालना है, लो जी निकाल देंगे डेल्टा H1। Cp लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड फेज है, और यहां पर 373 माइनस 298। सोल्व आप खुद करेंगे, सोल्व मैं नहीं करूंगा, सोल्व आपको खुद को ही करना होगा। क्लियर हो गया भाई आपको। आई थिंक डेल्टा S1 और डेल्टा H1 निकल गया। अब यहां लिक्विड की बात कर रहा है तो क्या निकालना होगा, डेल्टा U1 क्या होगा, Cv लिक्विड का
T2 माइनस T1, T2 कितना 373 माइनस 298। तो क्या CV दिया हुआ है? क्या CV दिया हुआ है? नहीं, CV नहीं दे रखा। ठीक है, जब यहां पर CV नहीं दे रखा तो आप इसे सोल्व थोड़ी करेंगे, आप पागल थोड़े ना हैं, आप इसको सोल्व थोड़ी करेंगे भाई। जब ये वाली वैल्यू सेम ही आएंगे तो यहां पर डेल्टा U1 क्या आएगा? आपका डेल्टा U1 किसके बराबर आएगा? ये नियर अबाउट डेल्टा H1 के ही बराबर आ जाएगा। आई होप आपको पहला स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको रहेगा नहीं, मैं आपको श्योरिटी देता हूं इस बात की, और ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सोल्व आप खुद करते रहना, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, बात ये है बस। नेक्स्ट दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पहुंचे यहां पर, अब यहां से आगे बढ़ना है। आगे कहां जाना है? इस लिक्विड को वेपर में लेकर जाना है। इस लिक्विड को किस में लेकर जाना है? बस यहां पर आपके सामने कुछ गड़बड़ वो कर सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या कर सकता है। स्टेप नंबर 2, H2O 1 atm 373 केल्विन, लिक्विड में था बेचारा, स्टेट बदलनी होगी। H2O यहां पर 1 atm 373 केल्विन और वेपर। हो गया? हो गया भाई। तो यहां से डायरेक्टली निकाल देंगे भाई, डेल्टा S2 कितना होगा? डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाई T। ये दिया हुआ है, ये रहा भाई 40.7। 40.7 तो यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर लिखूंगा 40700 डिवाइड बाई 373। ध्यान रखना बहुत बार पता क्या करता है पेपर वाला, बहुत बार है ना, वो सीपी तो कैलोरी में दे देगा, सीपी तो कैलोरी में दे देगा, बट एंथैल्पी चेंज को जूल में दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सीवी ही डिसाइड करेगा या फिर सीपी डिसाइड करेगा कि यूनिट क्या होगी। इन सब की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये किलो जूल में है, मैंने देखा कि ये सब जूल में ही दिए हुए हैं, तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? जूल में ही कन्वर्ट कर लिया। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब डेल्टा H2 कितना है? डेल्टा H2 तो गिवन है, कुछ करना ही नहीं है, 40,700 जूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा U देखो भाई, लिक्विड से वेपर जा रहे हो। अब हमें पता है भाई डेल्टा H2 बराबर डेल्टा U2 प्लस डेल्टा NgRT। अब डेल्टा Ng तो आपका +1 है, ये तो +1 है भाई, क्योंकि यहां पर गैस का एक मोलिक्यूल है, वहां पर गैस का एक भी मोलिक्यूल नहीं है, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा भाई? डेल्टा U2 बराबर डेल्टा H2 माइनस RT। 40,700 माइनस 8.314 गुणा 373। तो यहां से डेल्टा U2 बन जाएगा भाई। अब लास्ट स्टेप की तरफ पहुंचते हैं और हमारा क्वेश्चन यहां से जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई सवाल आपके पेपर में आने वाला नहीं। ठीक है भाई, और फिर भी ये गेट और जैम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CSIR नेट में ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया है आज तक। तो हाँ, आने वाले टाइम का कुछ नहीं कह सकते, आ सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं देखा गया है। 523 केल्विन और यहां पर वेपर आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? आपका वेपर फेज आ जाएगा। सिंपल है, ये तो कहानी ही खत्म हो गई जी। इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई। क्या होगा? डेल्टा S3 होगा। यहां पर क्या लिखेंगे आप? सीपी, पर सीपी किसका? वेपर का सीपी। वेपर का सीपी कितना है? सीपी फॉर वेपर ln(T2 / T1। वेपर का सीपी है 35 और लिक्विड का था कितना? 36। लिक्विड का 36 था और वेपर का 35 था, मुझे ध्यान था। तो यहां पर आ जाएगा 35 ln 523 डिवाइड बाई 373। ठीक है भैया, डेल्टा H3 क्या होगा? सीपी दिया है 35 और यहां पर क्या होगा भाई? 523 माइनस 373 निकाल लेंगे भैया। अब लास्ट क्या बचा? डेल्टा U। इंटरनल एनर्जी में बदलाव बचा है। ये क्या होगा भाई? यहां पर क्या करेंगे आप? यहां पर वेपर से वेपर ही जा रहे हैं, और वेपर के लिए जो सीपी और सीवी है वो डिफरेंट होते हैं। तो यहां से क्या निकालूंगा? यहां से निकालूंगा सीवी और यहां पर 523 माइनस 373। अब यहां से क्या करना होगा? सीवी बराबर सीपी माइनस आर।
ठीक है भाई, 1 मोल है ना, Cp माइनस CVR होता है, Cv क्या होगा, Cp माइनस R होगा। तो Cv की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा, Cp दिया हुआ है 35 माइनस 8.314, तो यहां से जस्ट वैल्यू पुट कर दूंगा और डेल्टा U3 मेरे पास बनेगा 35 माइनस 35 माइनस 8.314, और यहां पर क्या होगा 523 माइनस 373। आपके पास डेल्टा U3 भी आ जाएगा, और जैसे ही ये आ जाएगा हमारा काम खत्म हो जाएगा। डेल्टा S लिख दूंगा, डेल्टा S1, डेल्टा S2 और डेल्टा S3, डेल्टा H लिख दूंगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको चीजें क्लियर भी होंगी। आई थिंक इसमें कुछ भी मुझे एड ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। एक क्वेश्चन से मैंने आपको सारी ही चीजें क्लियर करके बता दी है, एक क्वेश्चन से मैंने आपको सब कुछ क्लियर करके बता दिया। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में जनरली आता नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में इन जनरल आता नहीं है। ठीक है, आपको सारे स्टेप्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, और इस क्वेश्चन से आपको इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें किस तरीके से आप डील करेंगे वो भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरीके से आप डील करेंगे वो भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सोल्व कर लिया है, और सारी ही चीजों की वैल्यू मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में निकाल कर दिखा दी। अब मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई और इश्यू किसी भी बच्चे को होगा। ठीक है, सही है भाई। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जब आप किसी सॉलिड को किसी टेम्परेचर T से किसी वेपर में लेकर जाते हो T' टेम्परेचर के ऊपर, मतलब हम किसी सॉलिड को जब हीट करते हैं, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसके ऊपर, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट टेम्परेचर एंट्रोपी का डायग्राम है। हम लोगों ने अभी तक टेम्परेचर एंट्रोपी का डायग्राम तो देखा था, पर वो किसका देखा था, वो हमने कार्नोट साइकिल का देखा था। ठीक है, लेकिन हमने मान लो मेरे पास कोई भी लोहे का टुकड़ा है, या फिर कोई भी सल्फर, या फिर कुछ भी चीज आपके पास है, कोई भी मेटर आप मान सकते हो, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, कुछ भी। एक कोयले का टुकड़ा लगा लो, एक कोयले का टुकड़ा T टेम्परेचर पर है, या फिर आइस लगा लो भाई, आइस T टेम्परेचर पर है। आप उसको कहां पर लेकर जा रहे हो, पानी को सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में लेकर जा रहे हो, और वेपर में भी कहां, T' टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, देखिए भाई, कोई भी सब्सटेंस कह लीजिए, कोई भी सब्सटेंस ये T टेम्परेचर पर है, और ये कहां जा रही है, सॉलिड फेज में है, और ये कहां जा रही है, ये सब्सटेंस जा रही है कहां, T' टेम्परेचर पर और वेपर फेज में। ठीक है, इस तरीके से जा रही है। तो यहां तक पहुंचने के लिए ये क्या करेगी, इसको बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरना होगा। ये इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, किसमें बदलना होगा, रिवर्सिबल में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे यहां पर, देखो पहला स्टेप क्या होगा, जो ये सब्सटेंस है ना, ये कहां से जाएगी, T टेम्परेचर पर, और ये सॉलिड है तो ये कहां जाएगी, T मेल्टिंग पर जाएगी। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस में A मान लेता हूं, A जो सब्सटेंस है वो आपकी T टेम्परेचर पर सॉलिड है। सबसे पहले A मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंचेगी और सॉलिड ही रहेगी। पहला स्टेप तो ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो आपका A है ना, ये T मेल्टिंग के ऊपर है और सॉलिड में है। अब ये कहां पहुंचेगी, अब ये आपकी पहुंचेगी A, यहां पर आपका आ जाएगा T मेल्टिंग, और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूं। तीसरा स्टेप क्या होगा भाई, ये आपकी A जो है ना, ये मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर है और लिक्विड में है। अब ये कहां जाएगी, अब ये जो A है ना, ये आपकी जाएगी यहां पर, मैं यहां पर मेल्टिंग लिखता हूं, मैं यहां पर वेपराइजेशन टेम्परेचर लिखता हूं, और ये लिक्विड में ही रहेगी। और ये किस में रहेगी, लिक्विड में ही रहेगी। T बॉइलिंग लिख लो या फिर वेपराइजेशन लिख लो, बॉइलिंग लिखूंगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब नंबर 4, अब जो A है ना, वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ चुका है और लिक्विड में है। अब यहां पर फेज चेंज होना स्टार्ट होगा, T बॉइलिंग होगा और वेपर होगा। अब लास्ट में 5वां स्टेप क्या होगा भाई, आपका T बॉइलिंग वेपर से कहां जाएगी, A आपका T' पर जाएगा और वेपर फेज में रहेगा। A आपका T' पर जाएगा
और वेपर फेज में रहेगा। ये 5 जो स्टेप हैं आप फॉलो करेंगे इस इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल में कन्वर्ट करने के लिए, और इन 5 का ही मैं डायग्राम यहां पर बनाता हूं, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर। एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, एक सीढ़ी नुमा ग्राफ आप यहां पर देखेंगे और आपको कुछ चीजें समझ में भी आ जाएंगी। देखो, मैं वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर लेता हूं एंट्रोपी, वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर लेता हूं एंट्रोपी, और यहां प्लॉट कर लेता हूं टेम्परेचर। वाई एक्सिस पर मैंने प्लॉट किया है एंट्रोपी और एक्स पर मैंने प्लॉट किया है टेम्परेचर। जरा ध्यान से देखिए, पहला जो स्टेप है ना, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। भाई पहले स्टेप में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज। ध्यान से देखो ना, पहले स्टेप में केवल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, सॉलिड का सॉलिड ही रहा है, तो मतलब टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ बट एंट्रोपी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो पहला स्टेप कैसे होगा भाई, पहला स्टेप कुछ ऐसे होगा, टेम्परेचर तो ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा पर एंट्रोपी में टेम्परेचर तो बहुत बदला, लेकिन एंट्रोपी यहां थी और बस यहीं पहुंची। एंट्रोपी में इतना बदलाव, टेम्परेचर में इतना बदलाव हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है भाई, आप दूसरे स्टेप में कहांगे सॉलिड से लिक्विड, लेकिन टेम्परेचर फिक्स रहा। जब सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो एंट्रोपी में शार्प इंक्रीज आता है और फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ऐसा हो रहा होगा, मतलब मेल्टिंग के ऊपर ऐसा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का डंडा आपको दिखाई देगा, इस तरीके की लाइन आपको दिखाई देगी, शार्प लाइन दिखाई देगी। एंट्रोपी में शार्प इंक्रीज होगा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। सही है। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा नीचे मेरे से होगा, वैसे नीचे नहीं होगा, ये आपका कंप्लीट ही होगा वहां तक। ये नीचे की साइड नहीं मुड़ता है, सीधा ऊपर की तरफ ही जाता है। कुछ ऐसा ही होता है भाई, मैंने वो थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखा दिया है, ऐसे ऐसा होता नहीं। ठीक है भाई, सही है। अब एंट्रोपी पढ़ रहे तो एंट्रोपी का ग्राफ तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। अब अगर एंट्रोपी पढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी का ग्राफ तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, तीसरा स्टेप, मेल्टिंग से लिक्विड, टी मेल्टिंग से टी बॉइलिंग पर पहुंचे पर फेज नहीं बदला। मतलब टेम्परेचर तो जैसे वाटर का 100 से कहां 0 डिग्री से कहां चले गए, सीधा 100 डिग्री तक चले गए, लेकिन आपका एंट्रोपी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा क्योंकि लिक्विड ही स्टेट है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो इस केस में भी क्या बनेगा आपका, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपका बन जाएगा। यहां पर भी कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में क्या है, लिक्विड से वेपर जा रहे हो, और जब लिक्विड से वेपर जाते हो ना तो यार बहुत ज्यादा चेंज आता है एंट्रोपी में, बहुत ज्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू, मैंने देखो ये वाला जो डंडा है ना, ये बड़ा बनाया है, ये बड़ा है इससे, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जब जाते हो तो एंट्रोपी में उतना चेंज नहीं जाता जितना जब लिक्विड से वेपर जाते हो तब आता है। आई होप आपको चीज क्लियर हो रही होगी और क्लियर भी आपको होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, आगे क्या हो रहा है, आगे आप वेपर से वेपर में जा रहे हो बट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा बट टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो आप यहां पर बता सकते हैं ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा है, ठीक है भाई, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका नंबर 4 है और ये आपका नंबर 5 है। ये क्या था भाई आपका, ये आपका एंट्रोपी और टेम्परेचर का डायग्राम था। किसके लिए, किसी भी सब्सटेंस ए को जब आप उसकी सॉलिड स्टेट से कहां चेंज करते हो, आप उसको वेपर स्टेट तक लेकर जाते हो, टी टेम्परेचर से टी डैश टेम्परेचर तक, तो आपको इस तरीके का कुछ ग्राफ, ये सीढ़ियां सी बनती हुई दिखाई देंगी। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, और अगर क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करके भी इसका जवाब दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं भाई, हम थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, एक क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। यहां पर शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक कर लिया था, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। आई थिंक ये तो मिक्सिंग के क्वेश्चन आ गए, हाँ मिक्सिंग के क्वेश्चन आ गए। अब हमारे पास क्या बचा है ना, अब हमारे पास बचा है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग की एंट्रोपी। अब मिक्सिंग 2-3 तरीके की होती है। पहले तो गैसेस के बारे में बात करते हैं। गैसेस को जब मिक्स किया जाता है, सबसे पहले तो आइडियल गैस की ही बात करेंगे। आइडियल गैस को जब मिक्स किया जाता है तो उस टाइम वो मिक्सिंग आइडियल हो सकती है और नॉन आइडियल। मतलब आपको शायद कंफ्यूजन हो गया होगा, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा। देखो, आइडियल गैस को, दो आइडियल गैस, मान लीजिए ए और बी दो आइडियल गैस हैं, ये आइडियल गैस तो हैं लेकिन इनको मिक्स करवाया जा सकता है आइडियली भी और नॉन आइडियली भी। अब ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर द मिक्सिंग ऑफ गैसेस।
एंट्रोपी चेंज फॉर द मिक्सिंग ऑफ गैसेस। देखिए एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सिंग ऑफ गैसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सिंग ऑफ गैसेस। भाई ये एंट्रोपी का लगभग आपका आप लास्ट पोर्शन मानकर चलिए, हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आपके पास पहला केस होता है, दो केस होते हैं। पहला केस बनता है कौन सा? आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। पहला केस कौन सा बनता है? आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं इसका बिल्कुल भी। तो आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की आइडियल मिक्सिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो ही वो आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस होगा। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन वॉयलेट होती है, कोई भी रूल ब्रेक होता है, तो वो आइडियल मिक्सिंग ना होकर क्या बन जाएगी? नॉन आइडियल मिक्सिंग बन जाएगी, वो भी किसकी? आइडियल गैस की। तो यहां पर बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर द आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। पहला, ये जो मिक्सिंग है, जब आप दो गैसेस को मिक्स करेंगे ना, उस मिक्सिंग के दौरान प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ये मिक्सिंग आइसोबारिक होनी चाहिए। दूसरा क्या? ये जो मिक्सिंग है ये आइसोथर्मल होनी चाहिए। ये जो मिक्सिंग है कैसी होनी चाहिए? आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर भी ना बदले। आपने आर्गन को क्रिप्टन में मिला दिया, हीलियम को नियोन में मिला दिया, मिक्स कर दिया, लेकिन मिक्स करने से पहले जो प्रेशर था वो मिक्स करने के बाद भी रहना चाहिए, पहले जो टेम्परेचर था वो बाद में भी रहना चाहिए। ये कंडीशन होती है। तीसरा क्या? भाई वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज ना हो मिक्सिंग के दौरान। मिक्सिंग से पहले टोटल जितना वॉल्यूम था, ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूं, मिक्सिंग से पहले जितना वॉल्यूम टोटल था उतना ही वॉल्यूम मिक्सिंग के बाद भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा? नंबर 4। नंबर 4, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, और फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग जो है, डेल्टा जी मिक्सिंग जो है, वो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहां पर आप लोगों ने ये देखा कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, या फिर जी ऑफ मिक्सिंग, या फिर नंबर 6 आपका आ जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सिंग चेंज क्या होगा? 0। नंबर 7, एंथैल्पी चेंज फॉर मिक्सिंग क्या होगा आपका? 0 ही होगा। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ऐसी मिक्सिंग को आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस कहा जाता है। ऐसी मिक्सिंग को क्या कहा जाता है? आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। ऐसी मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा हमारे पास होता है नॉन आइडियल मिक्सिंग। केस नंबर 2, केस नंबर 2, नॉन आइडियल मिक्सिंग। देखो बहुत बार गेट में यहां से क्वेश्चन आता है, गेट में यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और जैम में भी रिसेंट में यहां से क्वेश्चन आया था। नॉन आइडियल मिक्सिंग बहुत आसान होता है पर वो क्वेश्चन, नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। जरा ध्यान से देखिए भाई, अब जितने भी रूल यहां पर बताए गए हैं, इन रूल्स में से अगर कोई भी रूल ब्रेक हो जाता है तो ये क्या होगी? नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस होगी। ये क्या होगी? नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। इफ एनी ऑफ रूल ऑफ आइडियल मिक्सिंग break, then it will be non-ideal mixing of ideal gas, then it will be non-ideal mixing of ideal gas। सही है भैया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको रिपीट करूंगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे।